बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 12th चैप्टर 21 न्यूक्लियर फिज़िक्स को लेके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, या जिसको आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके। छोटा सा टॉपिक है, याद रहे ये टॉपिक इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बल्कि शॉर्ट और MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको तैयार करेंगे। ट्रांसम्यूटेशन डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसम्यूटेशन गौर करें ज़रा, यानी कि एक चीज़ का दूसरी फॉर्म में बदल जाना, एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना, ये क्या कहलाता है? ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। पीछे देखें वर्ड यूज़ किया जा रहा है न्यूक्लियर, तो इसका मतलब न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो न्यूक्लियस का एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेफिनेशन पूछी जाए 2 नंबर के लिए कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, वो डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से देखें, यही आप तैयार करेंगे। कहता है कि न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन क्या है? द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच अ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंजेस इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस आर कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है। आपने पीछे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी पढ़ी थी, तो आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था, खुद ब खुद स्टार्ट होने वाला प्रोसेस था, और वहाँ से 3 तरह की रेडिएशंस एमिट हो सकती थी। याद है ना, हमने शॉर्टकट बात की थी कि जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल होने लगता है तो वो 3 तरह की रेडिएशंस एमिट कर सकता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गैमा रेज। तो जब रेडिएशंस, ये देखें, रेडिएशन जब एमिट हो रही होंगी तो जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो तो चेंज हो जाएगा इनटू स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड। डियर स्टूडेंट्स, किसी चीज़ से कोई जब कुछ निकलता है तो पीछे वो स्टेट बाकी वही रहती है, पहले वाली नहीं ना। कहीं से अगर कोई चीज़ निकल जाती है तो स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो यही तो वो कह रहा है कि जब रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी तो जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो चेंज हो जाएगा इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। अभी हम आगे रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन बहुत आसान है, इसको आप तैयार करेंगे। अब यहाँ पे मैंने वर्ड 2 यूज़ किए हैं, पेरेंट और डॉटर। तो पेरेंट एलिमेंट या पेरेंट न्यूक्लियाइड से क्या मुराद है और डॉटर एलिमेंट से क्या मुराद है? तो 2 नंबर का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पेरेंट एलिमेंट एंड डॉटर एलिमेंट। तो डेस जो ओरिजिनल एलिमेंट होंगे ना, वो आपके पास पेरेंट एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये देखें, द ओरिजिनल एलिमेंट इज़ कॉल्ड पेरेंट एलिमेंट, सही है। डॉटर एलिमेंट कौन से होंगे? डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिव डीके। जब रेडिएशंस एमिट हो रही होंगी तो उसके बाद जो एलिमेंट न्यू फॉर्म्ड हो रहे हैं, न्यू बन रहे हैं, तो न्यू बनने वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? डॉटर एलिमेंट होंगे। दोबारा सुन लें, द न्यू एलिमेंट फॉर्म्ड, जो न्यू एलिमेंट बनते हैं किस वजह से जी? ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके की वजह से जो न्यू एलिमेंट बनेंगे वो आपके पास क्या कहलाएंगे? डॉटर एलिमेंट कहलाएंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, हम चलते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। यहाँ से MCQ हर हाल में बनेगा, और वो ये है कि कंजर्वेशन लॉज, यहाँ पे कौन कौन से लॉज जो हैं वो सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी सेटिस्फाई हो रहा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आइंस्टाइन की नज़र से देखेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाई होगा, क्योंकि E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर इक्वेशन है। बातें डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनते जाएं। E इज़ इक्वल टू MC स्क्वायर, इस रिलेशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हुए चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको ये भी ठीक लगेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आप अपनी नज़र से देखेंगे फिर नहीं होगा, ठीक है ना, फिर आपको ऐसे लगेगा कि भाई फेल हो रहा है यहाँ पे। तो बहरहाल चारों लॉज जो हैं वो सेटिस्फाई होते हैं। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जब अल्फा डीके होगा तो रिएक्शन किस तरह से बनेगा, वो कोई एक छोटी सी एग्जांपल आपके 2 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन में आप पूछी जा सकती है, और उसकी एग्जांपल देखने के बाद हम देखेंगे कि बीटा डीके, उसके लिए भी एक रिएक्शन, और फिर लास्ट में देखेंगे गैमा डीके। ठीक है जी, तो तीनों का एक एक रिएक्शन अगर आप याद रख लें तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अगर कोई शॉर्ट या MCQ आएगा तो आप आसानी से वो कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अजान हो रही है, अजान हो जाए फिर उसके बाद आगे हम अल्फा डीके से इसको स्टार्ट करते हैं।
चलें जी, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं अल्फा डीके की। पहले हम जनरल इक्वेशन मेंशन करेंगे। तो जनरल इक्वेशन में ये x एटॉमिक नंबर z और यहाँ पे मास नंबर क्या है a। ये जो x एलिमेंट है इसको आप कंसिडर करें कि ये आपके पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाइड है, पेरेंट एलिमेंट है। x क्या है डियर स्टूडेंट्स, पेरेंट एलिमेंट। ठीक है, अब जहाँ से रेडिएशंस अब एमिट होंगी तो उन रेडिएशंस में आप बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा की, यानी कि अल्फ़ा पार्टिकल जब यहाँ से एमिट होगा तो इसकी स्टेट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखें कन्वर्ट हो जाएगा। वाई को डियर स्टूडेंट्स समझना है और जहन में रखना है कि ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर एलिमेंट। अब देखें एक्स क्या है, पेरेंट एलिमेंट, एटॉमिक नंबर जी, मास नंबर ए। अब यहाँ से रेडिएशंस जब एमिट होंगे तो हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा की। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से एमिट होगा तो इसकी स्टेट पीछे क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डॉटर एलिमेंट में। तो ये जो वाई है ये आपके पास डॉटर एलिमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे 2 क्या आएगा, डिक्रीज़, और 4 क्या होगा, ये भी डिक्रीज़ करेगा। यानी कि मास नंबर में 4 डिक्रीज़ करेगा, एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज़ करेगा। अल्फ़ा का मास नंबर क्या होता है, 4, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2। हीलियम को अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से जब एमिट होगा तो इसका मतलब मास नंबर में 4 डिक्रीज़ कर जाएगा और एटॉमिक नंबर में 2 डिक्रीज़ कर जाएगा। तो ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो गया जी, एमिट हो गया। और प्लस जो साथ में एनर्जी रिलीज़ होगी वो आप लिख सकते हैं प्लस ए। ये तो एक जनरल रिलेशन है जो आपने याद रखना है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में डेफिनेशन आपने इसको हर हाल में याद रखना है क्योंकि 2 नंबर की शॉर्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब देखें हम x की जगह पेरेंट एलिमेंट को कंसीडर करते हैं रेडियम। ठीक है, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 88, और मास नंबर क्या होता है, 226। अब जब अल्फ़ा यहाँ से पार्टिकल एमिट होगा, अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा तो अभी आपने देखा कि डॉटर में वाई में एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज़ कर गया और मास नंबर 4 डिक्रीज़ कर गया। तो अब देखें मास नंबर में 4 अगर डिक्रीज़ कर दे तो पीछे क्या बचेगा, 222, और यहाँ पे अगर आपके पास 2 एटॉमिक नंबर डिक्रीज़ कर जाए तो पीछे क्या बचेगा, 86। तो ये देखें 86 बच गया। तो इसका मतलब ये कौन सा एलिमेंट बन गया, डॉटर, लेकिन इसका नाम क्या है दोस्तों, रेडॉन। तो रेडॉन का मास नंबर 222 और एटॉमिक नंबर 86। तो देखें जब यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हुआ तो ये वाली स्टेट जो है वो कन्वर्ट होगी, मतलब पेरेंट न्यूक्लियाइड जो है वो कन्वर्ट हो गया डॉटर न्यूक्लियाइड में। और साथ में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो आप मेंशन कर देंगे, वो क्या होगी, ई। इसको चाहें तो आप क्यू से भी डिनोट कर सकते हैं। तो इस तरह देखें अल्फ़ा पार्टिकल के एमिट होने से वो जो पेरेंट न्यूक्लियाइड था वो डॉटर न्यूक्लियाइड में चेंज हो गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि अल्फ़ा पार्टिकल जब एमिट होता है तो ये आपने रिएक्शन याद रखना है। इसके अलावा भी आपकी बुक में मेंशन किए गए, बस एक आपने हर हाल में याद रखना है। अब चलते हैं जी आगे डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे नंबर 2 पे बीटा डीके की। अब बीटा में फिर से वही जनरल इक्वेशन पहले डिस्कस करेंगे। एक्स पेरेंट, एक्स हमारे पास क्या है जी, पेरेंट न्यूक्लियाइड है, एटॉमिक नंबर जी, मास नंबर ए। फिर से वही बात, वाई हमारे पास क्या है, डॉटर न्यूक्लियाइड। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। अब से बीटा पार्टिकल से मुराद है इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल से मुराद है इलेक्ट्रॉन। ये देखें ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन एमिट होगा तो पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर में 1 इंक्रीज़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ना, इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है तो पीछे डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, तो वो पॉजिटिव 1 जो है वो उसके एटॉमिक नंबर में ऐड कर दिया गया। तो इसका मतलब पॉजिटिव 1 इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। तो फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन के निकलने से 1 क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया, उस पर आ गया। तो इसीलिए Z के अंदर हमने +1 कर दिया, और प्लस जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो आप मेंशन करते हैं। तो ये है जर्नल इक्वेशन। अब आप इसकी एग्जांपल डिस्कस करें। तो एग्जांपल में हम लेते हैं डेढ़ कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 14। तो ये आपके पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई। अब जब यहाँ से बीटा पार्टिकल एमिट होगा, बीटा पार्टिकल से मुराद क्या है डेढ़ इलेक्ट्रॉन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, याद रखिएगा ये न्यूक्लियस से एमिट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइसोबार्स बनेंगे। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इस डिस्कशन पे अभी आप ना चलें क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें हम एमडी कैट के लेक्चर में डिस्कस करते हैं, और अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे एमडी कैट लेक्चर्स के अंदर इसका पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को डिस्कस करने, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल आप
रिलेशन जो है वो यहाँ पे सेटिस्फाई करें और रिएक्शन एग्जांपल के तौर पे तैयार करें। तो फिर से सुन लें, यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मतलब बीटा पार्टिकल एमिट होगा तो इसके एटॉमिक नंबर में क्या हो जाएगा, 1 इंक्रीज़। मास नंबर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, देखें ना 0 है और -1 है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर में एक ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के निकलने से। तो डियर स्टूडेंट्स फिर 6 है यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और ऊपर रहेगा 14। तो ये क्या बन गया, एक न्यू एलिमेंट, और वो क्या है जी, नाइट्रोजन। तो स्टेट क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले कार्बन था, अब नाइट्रोजन बना, डॉटर एलिमेंट में कन्वर्जन हुई क्योंकि बीटा पार्टिकल एमिट हुआ है, और प्लस साथ में जो एनर्जी रिलीज हुई है। तो इस तरह ये जो कन्वर्जन हो रही है ये प्रोसेस भी क्या कहलाता है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन कहलाता है। लेकिन इसमें हमने देखा जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो किस तरह से स्टेट चेंज होती है। लास्ट में हम देखेंगे गैमा रेज, ठीक है जी। तो गैमा डीके के लिए डियर स्टूडेंट्स पहले जनरल इक्वेशन, एक्स हमारे पास क्या है, पेरेंट न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर Z, मास नंबर A, और ऊपर मैंने स्टेरिक शो किया है क्योंकि यहाँ पे ना बेसिकली एनर्जी एमिट होगी। तो एनर्जी के एमिट होने से स्टेट में फ़र्क ज़रूर आ जाता है, लेकिन वो एक न्यू एलिमेंट नहीं बन सकता, जिसकी वजह से बच्चे समझते हैं कि चेंज आया ही नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे भी एक्स शो किया है, पेरेंट न्यूक्लियाइड है जिसके ऊपर स्टार बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स ही शो किया है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट चेंज नहीं हुई, चेंज हुई है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज़ हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बस ये जो निशानी है ना स्टेरिक वाली, ये आपने याद रखनी है, एक्साइटेड स्टेट को ये शो करता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें, वही मास नंबर, वही एटॉमिक नंबर, इसका मतलब मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। गैमा रेज हमारे पास वैसे भी तो फोटॉन है ना, हाई एनर्जी फोटॉन होते हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये एटॉमिक नंबर भी 0 और मास नंबर भी 0। चार्ज भी क्या होता है गैमा पे, नो चार्ज, और मास भी नियरली इक्वल टू 0। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ना तो इसके एटॉमिक नंबर में फ़र्क पड़ेगा ना ही मास नंबर पे फ़र्क पड़ेगा। हाँ, एनर्जी ज़रूर रिलीज़ होगी, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पे चेंज आया होगा, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन हुई होगी। अब इसमें एग्जांपल क्या मेंशन करेंगे, कोबाल्ट की बात कर लें। एटॉमिक नंबर 27, मास नंबर 60, यहाँ मैंने स्टेरिक शो कर दिया, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोबाल्ट 27 और मास नंबर 60। ना मास नंबर में चेंज आएगा ना एटॉमिक नंबर में चेंज आएगा, लेकिन एनर्जी ज़रूर रिलीज़ हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टेट चेंज हुई होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकली है ना एनर्जी, जब निकली है तो इसका मतलब पीछे चेंज तो आया है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ये देखें, गैमा रे के एमिट होने से इस स्टेरिक की वजह से आप समझेंगे कि स्टेट में क्या आ गया, चेंज आ गया, और प्लस जो भी एनर्जी रिलीज़ हुई है वो आप मेंशन कर देंगे। तो ये गैमा डीके के लिए आपके पास क्या है, एग्जांपल है जो कि हमने डिस्कस किया कोबाल्ट की। इसके अलावा भी आपकी बुक में एक और एग्जांपल मेंशन की गई है, वो भी आप तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने ये एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस किया है, ताकि अगर कोई शॉर्ट आता है तो आप एक एग्जांपल लिखने बहुत है, एक जनरल इक्वेशन और एक एग्जांपल। उसके बाद ये आपके साथ MCQ डिस्कस किए हैं और छोटी सी एक डेफिनेशन। अब डियर स्टूडेंट्स लास्ट में ये बात भी याद रखिएगा, गैमा रेज की बात कर रहे हैं तो गैमा रेज क्या हैं, हाई एनर्जी फोटॉन। तो इस केस में जो एनर्जी रहेगी और फ्रीक्वेंसी रहेगी वो क्या रहेगी, हाई, यानी कि एनर्जी भी हाई, फ्रीक्वेंसी भी हाई, लेकिन वेवलेंथ जो है वो क्या रहेगी, शॉर्टर। इनकी वेवलेंथ कम होती है लेकिन एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। तो ये एक छोटा सा MCQ भी आपने याद रखना है। लो जी, ये थी आज के इस टॉपिक की डिस्कशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।